हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च का एग्ज़ामिनेशन पेपर जो कि 2019 में आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि है रिलेटेड एलपीपी प्रॉब्लम से। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हम दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक सालसा ग्रीन सालसा एंड वन इज़ रेड सालसा। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन फॉर्म करा है और 10 से मल्टीप्लाई करा है क्योंकि 10 पाउंड्स का एक प्रोडक्ट बन रहा है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि पर पाउंड जो कॉस्ट है मटेरियल का, जैसे टमाटो सॉस का, पास्ता का, तो वो 0.96 समथिंग है। तो मैंने उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं करा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब हम पर पाउंड की बात करते हैं तो ये भी पाउंड में और ये भी पाउंड में, तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हम LHS और RHS दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि न्यूट्रल इफ़ेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने उसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करा है और ये इक्वेशन फॉर्म करा है। तो ये हमारे सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स आ गए, ये हमारा नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और उसके बाद मैंने ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड बोला था, तो उससे मैंने इसको सॉल्व करा है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए पहले मैंने इक्वेशंस को सॉल्व करा बाय टेकिंग वैल्यूज़ ऑफ x1 एंड x2 फॉर ईच ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। फिर मैंने ये ग्राफ जो है इसको बनाया है। तो हमारे जो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं वो ये सारे हैं 0, 40, 35, 15, 40, 10, 43.30, 00। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड से हमारा सल्यूशन है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने इससे सल्यूशन फाइंड करा है, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हर एक कॉर्नर पॉइंट पे मैंने सल्यूशन फाइंड करा और मेरा मैक्सिमम जो है वो 35.15 पे आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमारा मैक्सिमम आ गया। तो क्वेश्चन का जो सल्यूशन है वो क्या है कि 35 यूनिट्स ऑफ ग्रीन सालसा हम प्रोड्यूस करेंगे और 15 यूनिट्स ऑफ रेड सालसा हम प्रोड्यूस करेंगे टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, मैक्सिमाइज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, which we will get as $77.4। तो क्वेश्चन में हमें बोला था कि असरटेन करो सरप्लस और स्लैक वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने ये सरप्लस और मतलब हमारा, क्योंकि ये मैक्सिमम मैक्स जेड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा सरप्लस वेरिएबल ही आएगा। तो हमारे 3 सरप्लस वेरिएबल आए हैं इस क्वेश्चन में, x3, x4 एंड x5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा related to role and scope of quantitative methods, role and scope of quantitative methods for scientific decision making। क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो मैंने इसमें मेनली पॉइंट्स जो है उसको हाईलाइट करा है। तो क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है कि मतलब सबको पता है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स जो हैं, जैसे कि हमारा LPP है या सिंप्लेक्स मेथड है या ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये सारी चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं, जिससे कि हम बेटर डिसीजन ले सकें, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो इन डिसीजन मेकिंग एंड एनहांसिंग प्रोजेक्टिबिलिटी एफिशिएंसी इन द बिजनेस। और ये हमारे कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये हमारा यूज़ होता है, इसका स्कोप क्या है, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, डिफेंस, बिजनेस, बहुत सारी जगह पे ये यूज़ होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लेक्स मेथड का। ये क्वेश्चन और में था, पर क्योंकि मुझे ये सॉल्व करना था मेरे प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने ये सॉल्व करा। तो यहाँ पे हमारे पास मशीन्स गिवन है, मशीन 1, 2 एंड 3, जो कि अलग अलग काम करते हैं, मिलिंग, लेथ एंड ग्राइंडर। तो यहाँ पे मैंने उनको यहाँ पे मैंने ए जो है जिससे हमारा मैक्सिमाइज होने वाला है प्रॉफिट, तो ए प्रोडक्ट जो है इसको मैंने x1, बी को x2 एंड सी को x3 माना। तो हमारा मैक्सिमाइज करना है हमें प्रॉफिट, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया 20x1, 6x2 एंड 8x3। फिर हमारे सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हमारे बने 8x1, 2x2 प्लस 3x3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 250, क्योंकि मैक्सिमम आवर्स हमारे पास 250 अवेलेबल हैं। ऐसे ही 4x1, 3x2 प्लस 0x3। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें x3 का वैल्यू नहीं गिवन है या 0 गिवन है, और इसके लिए हमारे पास मैक्सिमम जो आवर्स गिवन है वो है 150।
फिर 2x1 + 0x2 + 0x3 लेस देन इक्वल्स टू 50। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम आवर्स जो हैं वो 50 गिवन है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमें सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्लैक या सरप्लस वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल तो हम मिनिमाइज़ वाले जो फंक्शन होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा मैक्स जेड का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो सरप्लस वेरिएबल हमारे यहाँ पे है x4, x5 एंड x6। इसके अलावा जो भी है जिस भी इक्वेशन में, जैसे x5 फर्स्ट इक्वेशन में है, तो इन सब का कोएफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स हो गए आफ्टर यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, आफ्टर यूजिंग सरप्लस वेरिएबल। और ये हम यूज़ करते हैं ताकि यहाँ पे हमारा इक्वल टू का सिग्नेचर आ सके, इक्वल टू का साइन आ सके। मैक्सिमम जेड जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो है 20x1 + 6x2 + 8x3 + 0x4 सरप्लस वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। फर्स्ट टेबल जो है सिंप्लेक्स मेथड का वो हमने प्रिपेयर करा है। इसमें हमारा जो है एंटरिंग वेरिएबल जो है, इसमें हमारा एंटरिंग वेरिएबल जो है वो आया है x1 और एलिमिनेटिंग वेरिएबल जो है वो हमारा है x6। यहाँ पे हमने zj - cj से कैलकुलेट करा है, तो यहाँ पे हमने मोस्ट नेगेटिव देखा है। फिर इसके बाद हमने सेकंड टेबल प्रिपेयर करा है, टेबल 2, जिसमें कि हमारा एंटरिंग वेरिएबल आया, जिसमें हमारा एंटरिंग वेरिएबल जो है वो आया x2 एंड एलिमिनेटिंग वेरिएबल जो है वो हमारा आया x4। फिर इसके बाद यहाँ पे भी हमने मोस्ट नेगेटिव देखा जो कि -6 था, जिससे हमारा एंटरिंग वेरिएबल x2 आया। फिर मिनिमाइज रेशियो देखा जो कि हमारा मिनिमम 25 था, इसलिए हमारा एलिमिनेटिंग वेरिएबल x4 आया। फिर हमारा थर्ड टेबल बना, और ये टेबल हम कब तक बनाते हैं, जब तक कि सारे zj - cj जो हैं वो पॉजिटिव नहीं हो जाते, मतलब 0 से बड़े नहीं हो जाते। फिर हमारा थर्ड टेबल बना, जिसमें कि हमारा एंटरिंग वेरिएबल जो है वो आया x6 और एलिमिनेटिंग वेरिएबल जो आया वो हमारा आया x5। ठीक है। फिर इसके बाद हमने फोर्थ टेबल बनाया। यहाँ पे थोड़ा जो है कैलकुलेशन एरर हो रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा इसको आप इग्नोर करना। तो यहाँ पे हमने ये फोर्थ टेबल बनाया और यहाँ पे हमारा ये फाइनल टेबल बन गया, क्योंकि यहाँ पे सारे zj - cj जो हैं वो 0 0 मतलब ग्रेटर देन जो है 0 आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारा फाइनल टेबल बन गया। फाइनल टेबल में हमारे पास जो वेरिएबल अवेलेबल हैं xb बेसिक वेरिएबल, वो हमारे पास है x2, x6 एंड x1, और इसके रिस्पेक्टिव हमारा जो वैल्यू है वो है 62.5 एंड x1 का 15.625। क्योंकि हमारा यहाँ पे x3 वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जब zj - cj पॉजिटिव आ गया तो हमारा यहाँ पे 3 सोल्यूशन आते हैं हमारे पास, मतलब बेसिकली 2 सोल्यूशन आते हैं x1 और x2, जिनकी वैल्यू है 15.625 और 62.5। x3 जो है वो 0 आया, क्यों? क्योंकि ये हमारे फाइनल टेबल में नहीं था। अब मैक्सिमाइज z जो है इसकी वैल्यू कितनी आई एट x1 और x2 एंड x3, तो ये हमारा आया 687.5 एट x1 15.625, x2 62.5 एंड x3 0। इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा था कि शेडो प्राइस जो है उसको कैलकुलेट करो। तो शेडो प्राइस हमने कैलकुलेट करा। शेडो प्राइस क्या होता है? बेसिकली वो प्राइस होता है जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो है हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम पे कर सकते हैं एक एडिशनल यूनिट जो है उसको ऐड करने के लिए। किसका? रिसोर्स का, मतलब कि सरप्लस या स्लैक वेरिएबल, जिसको हम एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारा फाइनल टेबल में zj - cj का वैल्यू होता है ऑफ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, यही हमारा शेडो प्राइस होता है। तो फाइनल टेबल में हमारा x4, x5 और x6 इनका क्या वैल्यू था? 9/4, 4/8 एंड 0। तो ये हमारा शेडो प्राइस हो गया फॉर x4, x5 एंड x6। इसका मतलब क्या है कि x4 जो है, x4 resource has the highest value that we could pay for adding one additional unit। ठीक है, तो हम x4 के लिए जो है, मतलब क्वेश्चन में पूछा था कि हाईएस्ट वैल्यू जो है, हाईएस्ट मार्जिनल वैल्यू किसके लिए हम पे कर सकते हैं, तो x4 जो है उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी थी कि ऑप्टिमैलिटी रेंज जो है वो कितना होगा। तो ऑप्टिमैलिटी रेंज जो है उसका ये तरीका होता है निकालने का, C1/C2 इज़ ग्रेटर देन A1/A2। ये हमारा कंस्ट्रेंट्स है।
और ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैंने C1 का वैल्यू कैलकुलेट करा है, यहाँ पे सारे वैल्यूज़ रख करके। C1 मतलब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से कोई भी कोएफिशिएंट ले सकते हैं और उससे हम C1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट था 20, 6 एंड 8, तो यहाँ पे मैंने C1 20 और C2 6 ले लिया। तो यहाँ पे C1 जो है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 नहीं रखी, मैंने C1 के फॉर्म में इसको कैलकुलेट करा और 6 जो है इसको मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया। तो इससे हमारा C1 का रेंज आ गया। C1 हमारा 20 है रियल में हमारे मैक्स फंक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमम कितना हो सकता है 6 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 24, और रियल में C1 कितना है 20। तो मैक्सिमम जो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, अप टू 4 यूनिट्स, और डिक्रीज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं अप टू 14 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिमैलिटी रेंज था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल है, गेम थ्योरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें दो कंपनीज़ गिवन है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो सबसे पहले गेम थ्योरी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सैडल पॉइंट जो है उसको देखते हैं कि क्या यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम मिन मैक्स और मैक्स मिन जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक्स मिन और मिन मैक्स जो है उसको कैलकुलेट करा है। तो यहाँ पे मिन मैक्स और मैक्स मिन जो है वो इक्वल नहीं था, तो यहाँ पे सैडल पॉइंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा। इसके बाद हमने कैलकुलेट करा है डोमिनेंस रूल लगा करके, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। तो हम डोमिनेंस रूल कैसे अप्लाई करते हैं, हम रोज़ में कैसे एलिमिनेट करते हैं, वो रो जिसके ऊपर किसी का डोमिनेंस होता है, मतलब जिसके एलिमेंट्स छोटे होते हैं, हम उस रो को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे A1 के एलिमेंट्स जो हैं वो A3 से छोटे हैं, ऐसे ही A2 के एलिमेंट्स जो हैं वो A3 से छोटे हैं। तो हमने A1 A2 दोनों को एलिमिनेट कर दिया। कॉलम के लिए क्या रूल होता है, कॉलम के लिए रूल होता है वो कॉलम जो दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है, हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे B3 जो है, B3 के एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स 5 और -1, वो B1 के रिमेनिंग एलिमेंट्स 4 और -2 से बड़े हैं। तो B3 डोमिनेंट है किस पे, B1 पे, तो हमने B3 को एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही B4 जो है, इसके एलिमेंट्स 6 और 0, ये डोमिनेंट है किस पे, B1 से, तो हमने B4 को भी एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये मैंने स्टेप्स भी लिख रखे हैं कैसे हम इसको डिलीट करते हैं। इसके बाद हम जो है अपना गेम थ्योरी जो है, गेम वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स आ गया। हम यहाँ पे जो है ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए। तो 4/15, 1/5, 2/5 और 3/5 ये हमारे पास वैल्यू आई है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर ए क्या हो गया, 0 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे A1 और A2 नहीं है, तो A1 और A2 की वैल्यू 0, A3 और A4 क्योंकि हमारे पास 4 और 5 है, 4/5 और 1/5, तो ये हमारे पास A का वैल्यू आ गया 4/5, 1/5। ऐसे ही B का, क्योंकि हमारे पास B1 B2 है और B3 B4 नहीं अवेलेबल है, तो B1 का वैल्यू 2/5, 3/5 B2 का वैल्यू, 0 और 0 B3 और B4 का वैल्यू। इसके बाद वैल्यू ऑफ गेम जो है वो है हमारा, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, 1/4 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। और भी तरीके होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, पर हमने ये यूज़ करा है। तो 4/5 × 4 + 1/5 × -2, 16/5 - 2/5 = 14/5। दिस इज़ आवर वैल्यू ऑफ गेम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन था एक्टिविटी प्रीडिसेसर्स, जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है आपको। तो एक्टिविटी यहाँ पे हमारे पास टाइम थे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करते हैं, मीन टाइम या इफेक्टिव टाइम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। मीन टाइम या इफेक्टिव टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये। इसके बाद हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, और वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये। ठीक है, और इसके बाद जो है यही हमारा जो मीन टाइम है या एक्सपेक्टेड टाइम है, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं हमारे क्रिटिकल पाथ के लिए, जब हम टाइम जो है उसको कंसिडर करेंगे। तो क्रिटिकल पाथ जो है यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम के फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। तो क्रिटिकल पाथ यहाँ पे मैंने फॉर्म करा है, क्योंकि हमारा A और B इंडिपेंडेंट, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा था। इसके बाद A से जो है वो D फॉर्म हुआ,
बी से जो है सी फॉर्म हुआ, बी से ई फॉर्म हुआ, बी से एफ फॉर्म हुआ। इसके बाद उन्होंने बोला कि डी और ई से उसके बाद जी फॉर्म हुआ, ई से उसके बाद एच फॉर्म हुआ। और क्वेश्चन में बोला कि डी और जी मिलकर के आई जो है उसकी प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। तो डी और जी प्रीडिसेसर एक्टिविटी है आई की, तो दोनों मिल करके आई जो है इसको फॉर्म करेंगे। फिर इसके बाद उसने बोला था क्वेश्चन में कि ई जो है इससे एच फॉर्म हुआ, बी से एफ फॉर्म हुआ था। तो एच और एफ दोनों मिल करके हमारा जो है ये प्रीडिसेसर एक्टिविटी किसकी है, जे की। और आई और जे इसका फाइनल क्या हो जाएगा, 7, मतलब 7 टाइम जो है हमारा इवेंट अकर हुआ और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये नेटवर्क डायग्राम बना। अब यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा है, ये हमारा है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और ये हमारा है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। मतलब कि ई जे एंड एल आई। ई जे का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ ई आई प्लस टी आई जे, मिनिमम ऑफ एल जे माइनस टी आई जे। और क्रिटिकल पाथ जो हमारा होगा उसके लिए कंडीशंस क्या होती है, क्योंकि हम नेटवर्क डायग्राम फॉर्म कर चुके हैं तो क्रिटिकल पाथ जो है अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर क्रिटिकल पाथ हम किसको बोलेंगे, हमारे पास बहुत सारे पाथ्स अवेलेबल है यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम में। ये पाथ भी है, ये पाथ भी है, हम कौन सा चूज़ करें कि हम उसको क्रिटिकल पाथ बोले। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशंस होती है जो कि है ई आई इक्वल्स टू एल आई, सेकेंड कंडीशन होता है ई जे इक्वल्स टू एल जे, और थर्ड कंडीशन होता है कि ई जे माइनस ई आई इक्वल्स टू एल जे माइनस एल आई इक्वल्स टू टी आई जे, जो टाइम ड्यूरेशन है। इसके बाद हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड से क्रिटिकल पाथ कौन सा जो कि इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन सा आया, 1, 2, 4, 6 एंड 7। क्योंकि यहाँ पे हमारा लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम और अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम वो सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। और अगर आप इनका ड्यूरेशन देखो, टाइम ड्यूरेशन, तो वो भी इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है, जो कि हमारा ये फॉर्मूला, ये कंडीशन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्रिटिकल पाथ हमारे पास क्या आया है, बी ई एच जे, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ऑल 3 कंडीशंस। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि एक्टिविटी जो ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, वो कितना है हमारे पास। तो ये हमारे पास बी ई एच जे क्रिटिकल एक्टिविटी, और इसका टाइम ड्यूरेशन जो है ये हम एक्सपेक्टेड टाइम ले रहे हैं। तो 4 बी का था, ई का 10, एच का 7, जे का 5, तो हमारे पास टोटल आ गया 26। और ये हमारे पास वीक्स में है तो ये वीक्स में आया। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वो क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो 25 वीक्स में कंप्लीट हो सकती है क्या। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी x, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे 25 पूछा था, 25 वीक से पहले कैलकुलेट होगा, कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 25 म्यू, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है, जो कि हमारे पास 26 आया। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि वेरिएंस का अंडर रूट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 25 माइनस 26 से नेगेटिव आएगा और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा कोई चांस नहीं है कि 25 वीक्स के अंडर में या उससे कम में जो है हमारा कोई भी एक्टिविटी जो है या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो सके। फिर नेक्स्ट हमें बोला था कि प्रोबेबिलिटी बताओ x जो है अगर 30 हो या उससे कम हो तो क्या प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है या एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्लीट हो सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी x माइनस यू म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हमारे पास 30 माइनस 26 2.02, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। और इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करी है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा। ठीक है, ये क्या होता है, सिग्मा ऑफ वेरिएंस ऑफ ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज़, जो कि हमारे पास टोटल 4 हैं। तो उन सब का वेरिएंस जो है उसका सम करा मैंने और उसको अंडर रूट करा, तो वो 2.02 आया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है हमारे पास। तो ये चीज़ जो है जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो 1.98 आया। तो प्रोबेबिलिटी टेबल देखते हैं हम इसके बाद, जो कि स्टैंडर्ड टेबल है, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी टेबल 1.98। इसका वैल्यू हम कैसे देखेंगे, 1.9 हमारा वर्टिकल में और 0.08 जो है ये हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल में। तो जब हम ये देखते हैं टेबल से तो हमें क्या मिलेगा, 0.9761, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, 97% के। तो हमारा 97% चांस है कि अगर 30 वीक्स के अंडर में या उसके इक्वल में कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस
हो सकता है, मतलब ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि 97% वो हो सकता है इंट्रोड्यूस, और एक्टिविटी कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिमुलेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे सिमुलेशन टेबल, और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि वीकली रिसिट्स गिवन थे, वीकली पेमेंट्स हमें गिवन था। तो हमने सबसे पहले क्या करा, वीकली रिसिट्स और प्रोबेबिलिटी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने दोनों का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है उसको कैलकुलेट कर लिया। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसिट्स, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ पेमेंट्स। सेकेंड टेबल हमने बनाया, प्लीज़ इग्नोर दिस लाइन्स, ये गलती से बन गया था मेरे से। टेबल 2 जो कि हमारा रिसिप्ट का है ये वाला, और ये हमारा पेमेंट का। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जिसमें हमने रैंडम नंबर्स जो हैं वो अलोकेट करे। तो रैंडम नंबर्स हमने कैसे अलोकेट करे, 0.2 है मतलब 20, कहीं ना कहीं तो 20 से कम, तो 0 से 19, ऐसे यहाँ पे 5 मतलब 50, तो 20 से 49, फिर यहाँ पे 90 बनेगा ये, तो यहाँ पे 89, और ऐसे यहाँ पे 100 बनेगा, तो यहाँ पे 99 जो कि मैक्सिमम होगा हमारा। ऐसे यहाँ पे हमने अपने रैंडम नंबर्स जो हैं वो अलोकेट करें। इसके बाद हमने टेबल 3 बनाया जिसमें हमने कैलकुलेट करा है बैलेंस, जो कि हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोला था। तो ये बैलेंस हमने कैसे कैलकुलेट करा है, वीक्स हमने कैलकुलेट करे हैं जो कि हमें बोले थे 12 वीक्स जो हैं उसके लिए बताओ। फिर हमने रैंडम रिसिट्स जो हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन था, नंबर ऑफ़ रैंडम पेमेंट्स जो हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन था। इनके लिए हमने देखा है जैसे कि 3 है हमारा रैंडम रिसिट, तो 3 जो है वो कहाँ पे अकर करेगा, तो यहाँ पे हमने रैंडम नंबर अलोकेट करे थे, तो 3 जो है वो हमारा 0.2 वाली प्रोबेबिलिटी पे है, और 0.2 वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारा कौन से नंबर के लिए है, 3000 के लिए। तो यहाँ पे हमारा 3000 रुपीज़ जो है ये आ गया। ऐसे ही हमने ये सारे जो हैं इसको करा है, ऐसे ही हमने ये पेमेंट्स के लिए भी करा है एज़ पर रैंडम नंबर गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस जो है ये हमें क्वेश्चन में बोला था कि ओपनिंग बैलेंस जो है 8000 है, तो यहाँ पे अल्टीमेट बैलेंस जो है वो कितना बचेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिट्स माइनस में पेमेंट्स, तो 8000 प्लस 3000 माइनस में 6000 जो कि हमारा आ जाएगा 5000, तो 5000 जो है ये हमारा बैलेंस बचा है। ऐसे ही मैंने ये सारे बैलेंसेस कैलकुलेट करे हैं। और फिर क्वेश्चन में बोला था कि हाईएस्ट वीकली बैलेंस जो है वो कितना होगा, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस जहाँ पे है वही हमारा हाईएस्ट वीकली बैलेंस होगा फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि एवरेज वीकली बैलेंस जो है फॉर क्वार्टर उसको कैलकुलेट करो। तो एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल बैलेंस जो कि हमारा आया 3000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वीक्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो होते हैं, मतलब हमारा 12 है यहाँ पे, और 250, क्योंकि ये नेगेटिव में है मतलब कि हम 250 का पेमेंट कर रहे हैं, और यही हमारा एवरेज वीकली बैलेंस है फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो ये हमारा सिमुलेशन हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था HAM से रिलेटेड, हंगेरियन मेथड्स, और इसका क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हंगेरियन मेथड में हमारे पास क्वेश्चन गिवन था जिसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट बोला था कि जॉब के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है और हमारे पास जो वैकेंसीज़ है वो इतनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुछ 54 समथिंग जो है वो आपको दिख रहा होगा, पर हमें उसका कुछ यूज़ नहीं करना। हम क्या करेंगे, मेनली जो हमें क्वेश्चन में ये डेटा गिवन है, और यहाँ पे क्योंकि ये 1000 11,000 ऐसे गिवन था, पर मैंने इसको 1 0 कम ले लिया जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। बाकी नंबर सेम है पूरे। तो यहाँ पे मैंने इसको हंगेरियन मेथड से करा। हम क्या करते हैं हंगेरियन मेथड में, सबसे पहले हम रो ऑपरेशन करते हैं, और यहाँ पे मैंने ये मार्क कर दिया कि यहाँ पे मिनिमम कौन सा है। सबसे पहले रो ऑपरेशन में मैंने मिनिमम मार्क करा, फिर रो ऑपरेशन में मैंने क्या करा, जो भी उस रो का मिनिमम है उससे सबको मतलब सबको उसमें से माइनस कर दिया। तो 100 में से 100 गया 0, 100 में से 110 में से 100 गया -10, और ऐसे ही सारे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 जो हैं वो मतलब हमारे पास कॉलम्स थे, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 रोज़ थे, तो यहाँ पे हमें डमी वेरिएबल जो है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा फॉर 5th एंड 6th रो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 डमी वेरिएबल्स जो हैं उसको इंट्रोड्यूस करा है। इसके बाद कॉलम ऑपरेशन करा, पर क्योंकि कॉलम ऑपरेशन हमें सेम रिज़ल्ट देगा तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ज़ीरो जंक्शन जो है ऑपरेशन उसको यूज़ कर लिया। और कॉलम ऑपरेशन क्यों सेम रिज़ल्ट देगा, क्योंकि हर एक कॉलम में हमारे पास क्या है, मिनिमम नंबर जो है वो 0 है, ठीक है। हर एक कॉलम में हमारे पास मिनिमम नंबर 0 है, तो यहाँ पे सब कॉलम में हमारे पास 0 है, तो वो सेम ही रिज़ल्ट देगा, इसलिए मैंने कॉलम ऑपरेशन जो है उस पर वर्क नहीं करा।
फिर यहाँ पे हमने कॉलम ज़ीरो जंक्शन जो है उसको यूज़ करा। मैक्सिमम जो हमारे पास ज़ीरोज़ जिस रो या कॉलम में होते हैं हम उसको अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही ज़ीरोज़ वगैरह अटैच कर लिए, और उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उसमें से जो लीस्ट होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग में से 5 लीस्ट है, तो ये हम क्या करेंगे, जितने भी रिमेनिंग है उसमें से 5 माइनस करेंगे। जैसे कि 50 में से 5 जाएगा, 20 में से 5 जाएगा, और जो भी हमारे पास जंक्शन बन रहा है जहाँ पे भी, जैसे कि ये वाला एक जंक्शन है, जैसे कि ये वाला एक जंक्शन, तो यहाँ पे हम वो 5 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने नेक्स्ट उसमें करा, ये चीज़ हमने करा। सिंस ईच रो डज नॉट हैव यूनिक ज़ीरो हेंस दिस विल बी कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वो कर लिया था, जिसमें कि हमें हम क्या देखते हैं मेनली हंगेरियन मेथड में, कि हमारा हर एक जो रो है उसमें एक यूनिक ज़ीरो मिल जाए जिसको हम अलोकेट कर सकें। तो क्योंकि हमारा जो प्रीवियस टेबल था, प्रीवियस जो मैट्रिक्स बनाया हमने, उसमें हमारा यूनिक ज़ीरो नहीं था, तो हमें ये दूसरा कंटिन्यू करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद ये ज़ीरो आया, फिर 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 ये ज़ीरो आया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हर एक रो के लिए यूनिक ज़ीरो जो है वो अवेलेबल था। तो यहाँ पे हर एक कॉलम, हर एक रो के लिए क्योंकि यूनिक ज़ीरो अवेलेबल था, तो अब हम अलोकेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, फर्स्ट जॉब जो है वो ए को अलोकेट करा, सेकंड सी को, थर्ड बी को, फोर्थ ई को, फिफ्थ डी को और सिक्स्थ एफ को। और क्योंकि हमारे पास दो डमी वेरिएबल्स थे, सिक्स्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, तो यहाँ पे हमारा ज़ीरो आया। और एप्लीकेंट्स जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड कितने थे, 25, 31, 29, 33, और टोटल अवेलेबल एप्लीकेशंस कितने थे, 54, 57, 45, 74, जो कि हमारा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 अलोकेशन करे फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स फॉर ए, सी, बी एंड ई। डी और एफ जो है ये रिमेनिंग रह गए, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो टोटल अलोकेशन जो है, द अलोकेशन शुड बी डन इन द मैनर एज मेंशन्ड अबव। तो टोटल हायरिंग जो होगी वो कितनी होगी, 180। तो ये टोटल हमारा सोल्यूशन था जो कि मैंने सॉल्व करा, जिसमें हमने सिमुलेशन, जिसमें हमने सिंप्लेक्स, जिसमें हमने एलपीपी, गेम थ्योरी और एचएएम मेथड जो है उसको कवर करा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, और कोई अगर माइनर मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको भी हाईलाइट कर देना, जिससे कि मैं उसको पिन कर सकूँ, जिससे सबको पता चल सके कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने कमेंट्स ज़रूर लीव करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।